Good morning students. Today our topic is class 9th SS subject Hindi medium part number political science chapter number 2 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो इसमें लोकतंत्र क्या है इस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। पिछले अध्याय में हमने दुनिया के कई हिस्सों के अनेक विवरण पढ़े हैं। इन विवरणों में हमने अनेक शासन व्यवस्थाओं और संगठनों पर चर्चा की है। इनमें से कुछ शासन व्यवस्थाओं को हम लोकतंत्र कहते हैं, दूसरों को गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा गया है। क्या हम जिन्हें लोकतांत्रिक कहते हैं उन सभी देशों की सरकारों के बारे में कोई एक बड़ी चीज़ याद कर सकते हैं? पॉइंट नंबर फर्स्ट, पिनोशे के शासन से पहले और बाद का चीला। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था समाप्त होने के बाद पोलैंड। एनक्रूमा की सरकार के शुरुआती दौर का घाना। इन सभी सरकारों में कौन सी एक बात समान है? हम इन्हें लोकतांत्रिक सरकार क्यों कहते हैं? पिनोशे के दौर वाले चिले, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था वाले पोलैंड और घाना में एनक्रूमा के बाद वाले शासनकाल में इनमें क्या अंतर है? इन सरकारों और म्यांमार के सैनिक शासन में क्या समानताएं हैं? इन सरकारों को गैर लोकतांत्रिक क्यों कहते हैं? इन्हीं बातों के आधार पर सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। परिभाषा इसकी बताएंगे। तो यहाँ पे जो परिभाषा दे रखी है वो हम आपको बताएंगे। जो सबसे आसान और इजी लैंग्वेज में दे रखी है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का लोग चुनाव करते हैं। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अब यहाँ पे लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर इसमें फर्स्ट होगा प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। तो यानी कि ये उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता। पहली विशेषता कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करके अपना कार्यालय 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की गई। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के पास है। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही कारण पर चर्चा करते हैं कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया। हम ऐसा नहीं कह सकते लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तव में शासक नहीं है। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में है जो जनता द्वारा चुने गए हैं। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। जो कि जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पोलैंड कम्युनिस्ट शासन के समय सोवियत संघ और समकालीन इराक में अमेरिका की भूमिका के बारे में पढ़ा था। ऐसे मामलों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। ऐसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद का क्वांगुआ रेम मिन देवाइयों दाहुई यानी कि राष्ट्रीय जनसंसद जिसे हम कहते हैं,
चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती। 2002-3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। पॉइंट नंबर 3 है इसमें विशेषता का कि एक व्यक्ति एक वोट का एक मोल। जैसा कि सऊदी अरब में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं था। यहाँ पे सभी लोगों को समान रूप से वोट डालने का अधिकार प्राप्त था। कानून का राज और अधिकारों का आदर। पॉइंट नंबर 4 है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा लोकतंत्र ही क्यों, जो कि हम नेक्स्ट डे करेंगे। आज के लिए इतना टॉपिक ही काफ़ी है। इससे रिलेटेड जितना भी आपका एक्सरसाइज वर्क बनता है वो आपको कंप्लीट करना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।